तरफ नौकर आर्य को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहीं दूर एक जगह पर बहुत गंदगी थी। वहां हर तरफ हवा में गंदी बदबू फैली हुई थी। उस गड्ढे के अंदर बहुत सारी मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े भी थे। वहीं लाशों के ढेर के पास एक लड़का बैठा हुआ था। उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा था और उसके पैर मुड़े हुए थे। उसे इतनी चोट लगने की वजह से वे अपने हाथ पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसके हाथों के नाखून पहले से ही टूटे हुए थे और उसके शरीर के खून के साथ साथ पूरे शरीर में उस गड्ढे की गंदगी भी लगी हुई थी। उसके टूटे हुए नाखून और खून भरे हाथ देखकर वह किसी इंसान का हाथ कम पर किसी भूत का हाथ ज्यादा लग रहा था। उसके लंबे बाल बिल्कुल उलझे हुए थे और वह सारे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसकी आंखों में जो दर्द और दुख था वो छुप नहीं पा रहा था। कोई भी दूर से ही उसके इस बुरी हालत को देख सकता था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा था। वह थोड़ा दर्द में जरूर था, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत ताकत बची थी। शरीर से लगातार बहते खून भी उसकी हिम्मत को कम नहीं कर पाए। उसने अपना सर उठाया और गड्ढे के ऊपर जो लोग खड़े थे उनको घूरने लगा। वो अपने दोनों हाथों से लगातार उस गड्ढे को पकड़कर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोट की वजह से वह बिल्कुल भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। गड्ढे के बाहर खड़े एक आदमी ने हंसते हुए आर्य को देखकर कहा, अरे इसकी आंखें तो देखो। ओहो, मैं तो डर गया। उस आदमी ने हंसते हुए उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़ी देर में मर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन ये तो देखो, इतना सब होने के बावजूद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई और वो हमें इस तरीके से आंखें दिखा रहा है। एक दूसरे आदमी ने घायल लड़के की तरफ देखते हुए कहा, उन लोगों की ये सारी बातें गड्ढे में फंसे लोगों को सुनाई दे रही थी और उनकी हंसी इस वक्त किसी शैतान की हंसी से कम नहीं थी। उनकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने अपनी सारी इंसानियत खो दी। उस गड्ढे में और भी घायल लोग थे जो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ऐसी हालत में भी वे लोग गड्ढे के ऊपर खड़े उन लोगों को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे वो उनके चेहरे को अपनी आंख और दिमाग में कैद करना चाहते हो और उनसे अपनी इस हालत का बदला लेना चाहते हो। तभी उस लड़के ने उन लोगों को घूरते हुए देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट कोई मामूली मुस्कुराहट नहीं थी। ऐसी हालत में भी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर ऊपर खड़े लोग थोड़ा डर गए थे। ए लड़के, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो और हंस किस पे रहे हो? गड्ढे के बाहर खड़े लोगों में से एक इंसान ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, इसमें तो अभी इतनी हिम्मत बची है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मत छोड़ो इसको, मार डालो इसे। दूसरे इंसान ने अपने आदमियों से उस लड़के के बारे में बात करते हुए कहा। उस लड़के को अचानक मुस्कुराता हुआ देखकर उन लोगों की हंसी अचानक से रुक गई। इतनी बुरी हालत में भी उस लड़के को मुस्कुराता हुआ देखकर वो लोग हंसना भूल गए और उनकी आंखों में अब डर साफ साफ झलक रहा था। अपने डर को छुपाने के लिए उन लोगों ने गड्ढे से बाहर से पत्थर उठाकर उस पर फेंकना शुरू कर दिए। अचानक से गड्ढे के अंदर से जोर की आवाज आई और ऐसा लगा कि जैसे कोई तरबूज फटा हो
और किसी के चीखने की आवाज गड्ढे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। जब बाहर खड़े उन लोगों ने वो चीख सुनी तो उन लोगों के पसीने छूट गए और वो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर तक उस गड्ढे में मक्खियां भिन भिन करने की आवाज करती रही, लेकिन फिर अचानक से उनकी आवाज भी बंद हो गई, जैसे कि वहां पर जो लोग जिंदा बचे थे उनकी सांसें थम गई हो। पत्थर लगने की वजह से उस लड़के का सर 2 टुकड़ों में पट गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई और उसका मुंह अभी खुला था। ये क्या हो गया? चलो चलो यहां से चलते हैं और अपने मालिक को ये सारी बात बताते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सीधा घर जाऊंगा और नहाकर अपने सर से ये सारा दोष उतारूंगा और मैं अपनी बीवी से पूजा पाठ करने के लिए भी कहूंगा, जिससे उन लोगों का साया मुझे छू ना सके। बाहर खड़े उन लोगों ने आपस में ही बात करते हुए कहा। गड्ढे के ऊपर खड़े वो शैतान तो वहां से चले गए, लेकिन वे गड्ढा इतना गहरा था कि वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वहां बहुत ही ठंड और अजीब सा माहौल था। अगर सचमुच इस दुनिया में भूत होते तो वो लोग जो गड्ढे के ऊपर खड़े होकर मासूम लोगों को इस तरीके से मार रहे थे, उनसे बुरा कोई भूत हो ही नहीं सकता था। इतना बुरा करने के बाद तो अब उन लोगों को उनकी सजा इस दुनिया में मिलना तय थी। तभी अचानक से एक डार्क ग्रीन कलर का पेंडेंट लाश की पॉकेट से निकला। वह पेंडेंट हरे रंग का होने के बावजूद भी बिल्कुल हरा नहीं था, क्योंकि उस पर उसके मालिक का खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका हरा रंग बदलकर बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहां एक आंधी आई है जो अपने साथ उन लोगों की जिंदगी भी ले गई। दादाजी, अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। आप लोग ऐसे मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे परिवार का सामना किसी डाकुओं से नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे खिलाफ किसी ने साजिश की है। मैं अपने परिवार की जान बचा लूंगा। मैं अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता और मैं इन दुश्मनों को भी ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये लोग जो बाहर खड़े होकर हमारा तमाशा बना रहे हैं, उन्हें बस हमारे खानदान के हिस्सों के पैसे से मतलब है। इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है और हमारे परिवार के लोगों को मार गिराया है। आज अगर मैं जिंदा बच गया तो इनकी खैर नहीं है, और अगर मर भी गया तो मैं लौटकर इनसे बदला जरूर लूंगा। और मेरा पैर। इतना कहकर वो लड़का जोर जोर से चीखने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? ये लड़की मार्शल की मंगेतर है और मल्होत्रा खानदान है कौन जिसके साथ तुम्हारा राठौड़ परिवार भी खून का रिश्ता होने का दावा कर रहा है? किसी ने उस लड़के से सवाल करते हुए कहा, ध्यान से देखो इस पेपर को। ये उस शादी के खारिज होने का सर्टिफिकेट है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम इसे अपनी आंखों से देख लो। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मल्होत्रा परिवार तुमसे रिश्ता रखना चाहता है और इस मुसीबत की घड़ी में वे तुम्हारे काम आएगा? सपने देखना छोड़ दो। उस आदमी ने आगे कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मल्होत्रा परिवार ने मेरे दादाजी को प्रॉमिस किया था कि उनके परिवार और हमारे परिवार के रिश्ते जुड़ेंगे। मुझे सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। मैं बदला लेना चाहता हूं। मैं अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता हूं। उस लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में बहुत दर्द और दुख था। ऐसे ही मिन्नत करते करते वो जोर से चीख उठा और उसकी आंखें खुल गई। वो घायल लड़का कोई और नहीं
बल्कि आर्य ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। आर्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तुरंत अपनी जगह पर वो उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर आसपास का नजारा देखा। वहां कुछ तो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कुछ चीजें उसके लिए काफी अनजान थी। वो एक गार्डन था और गार्डन के चारों तरफ दीवारें थी। वहीं पास से एक पतली गली निकलती थी जिधर से ठंडी हवाएं आ रही थी। आर्य ने देखा कि वहां दूर एक अजीब सा गेट था और वह बड़ा सा गेट खुला हुआ था। ये मैं कहां आ गया हूं? आर्य ने अपने आप से सवाल किया। थोड़ी देर तक वहां बैठकर कुछ सोचता रहा। तभी उसे याद आया कि उसका बुरा सपना तो यहीं से शुरू हुआ था ना। उसे सपने में देखी हुई एक चीज याद थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो जैसे ही इस गेट के अंदर जाता है तो उसके ऊपर गंदा पानी फेंका जाता। वह पानी इतना अजीब होता कि वह चाहे अपने आप को कितना भी नहा धोकर साफ कर ले, वह गंदगी उसके ऊपर से नहीं जाएगी और फिर उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन क्या उसकी मौत नहीं हुई थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह सपना उसने मरने के बाद देखा हो। आर्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास आखिर चल क्या रहा है। बस उसे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था। आर्य के दिमाग में सारी चीजें बिल्कुल खिचड़ी की तरह मिक्स हो गई थी। उसे यह तक नहीं पता था कि वहां पर क्या सच था और क्या सपना। उसने उस बेंच के सहारे से उठने की कोशिश की और वो हिलते डुलते अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जब उसने एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वो अपनी ही जगह पर बिल्कुल एक स्टैच्यू के जैसे जम गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मोम का बना दिया हो। आर्य को वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उसने सपने में पहन रखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वो सपना इतना सच जैसा क्यों लग रहा है? आर्य ने अपने आप से पूछा। अचानक से आर्य को याद आया कि उसके पैर टूट चुके थे, इसलिए तुरंत उसने अपने पैरों को हिला डुला कर देखा तो उसने पाया कि उसका पैर बिल्कुल ठीक था और उससे कोई भी चोट भी नहीं लगी थी। आर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपने हाथों से ही एक मुक्का अपने पैरों पर मारा। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब आर्य ने खुद को मुक्का मारा तब उसे यकीन आया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा और यह सब बहुत ही सच्चा था। जब आर्य पूरी तरह से होश में आया तो उसे गार्डन की खुली हवा में ठंड लगने लगी जिससे वह कांपने लगा। उसे अभी भी सच और सपने का फर्क पता करने में समय लग रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए 4 कदम आगे चलकर जब देखा फिर उसे महसूस हुआ कि वह तो जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर आर्य के इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह सब उसके साथ शराब के नशे की वजह से हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई और ही बात थी? क्या आज आर्य को पता चल जाएगा अपने परिवार के दुश्मन के बारे में?